Hello and welcome to this part 2 of the mock test series. As you already know, we are bringing a series of important questions for all literature aspirants, and in the same direction, this is the second video. We have already discussed 10 questions in the previous video in a great detail. So please do watch the whole videos carefully, gain knowledge, test your knowledge and apply this knowledge to your exams, and best of luck for your exam. With this wish, I start the video now. Let us move to the question number 11. As I told, 10 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ. क्वेश्चन नंबर 11 सेज, व्हाट इज अ पोम कॉल्ड whose फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल्ड आउट अ वर्ड. ऐसी पोएट्री को क्या कहते हैं जिसके हर लाइन के पहले वर्ड्स को भी अगर देखा जाए, स्टडी किया जाए, तो उनसे एक वर्ड बनता है. द करेक्ट आंसर इज एक्रोस्टिक. Acrostic. An acrostic is a poem where the first letter of each line or even the last letter of each line spells out a specific word. Let us take an example. Let us see this poetry. An acrostic by Edgar Allan Poe. बहुत ही फेमस राइटर रह चुके हैं ये. अब आप इसके फर्स्ट वर्ड को देखिए, हर लाइन के ई, फर्स्ट वर्ड नहीं, फर्स्ट लेटर को ई, एल, आई, जेड, ए, बी, ई, टी, एच. तो अगर आप इन सब वर्ड को देखें तो हमें क्या मिलेगा? एलिजाबेथ. ई, एल, आई, जेड, ए, बी, ई, टी, एच becomes Elizabeth. So this is how this poetry passes for being an acrostic. Let us move to the next question now. Next question, question number 12. What does this question say? The Cambridge School refers to a group which emerged in which time period? 1900s, 1960s, 1920s or 1930s. The correct answer is 1960s. The Cambridge School of Historiography was a school of thought which approached the study of British Empire from the imperialistic point of view. ये emerge हुआ था 1960 में in the University of Cambridge, जिसमें imperialist viewpoint study किया जाता था Britishers का, British Empire का. Okay, let us move to the next question. Which William Shakespeare is not the author of which of the following? तो इनमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है, कौन सा ऐसा प्ले है जिसके ऑथर विलियम शेक्सपियर नहीं है? तो आई थिंक ऑल दी लिटरेचर लवर्स, स्पेसिफिकली शेक्सपियर लवर्स, ऑलरेडी नो दिस आंसर. टाइटस एंड्रोनिकस तो शेक्सपियर का ही लिखा हुआ है, टेमिंग ऑफ द शू भी और हेमलेट भी. तो विच वन इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर इज व्हाइट डेविल. आइए जानते हैं व्हाइट डेविल के बारे में. व्हाइट डेविल इज अ ट्रेजेडी बाय इंग्लिश प्लेराइट जॉन वेबस्टर, जिसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1612 में. तो अब आपको देखिए दो फैक्ट्स एडिशनल पता चल गए. ना सिर्फ ये पता चला कि इनमें से कौन सा शेक्सपियर ने नहीं लिखा था, बल्कि जो नहीं लिखा था व्हाइट डेविल, वो किसने लिखा था? जॉन वेबस्टर ने. परफॉर्म कब हुआ था? 1612 में. जॉन वेबस्टर एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे जैकोबियन एरा के, जिनके ये दो प्लेस काफी फेमस हैं, द व्हाइट डेविल एंड डचेस ऑफ माल्फी. प्लीज याद रखिए नामों को, व्हाइट डेविल, डचेस ऑफ माल्फी. आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. दिस क्वेश्चन सेज, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ प्ले ऑन वर्ड्स? जब शब्दों के साथ थोड़ा सा खेला जाता है तो किस तरीके का लिटरेरी डिवाइस बनता है? द करेक्ट आंसर इज पन. पन एक तरीके का जोक होता है दैट मेक्स अ प्ले ऑन वर्ड्स. अ पन मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन मीनिंग. यू कैन से डबल मीनिंग. ओके, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. आई ट्राइड टू सू द एयरलाइंस फॉर लूजिंग माई लगेज. दिस इज द सेंटेंस. आई ट्राइड टू सू एयरलाइंस फॉर लूजिंग माई लगेज, आई लॉस्ट माई केस. तो अब आप यहाँ पर देखिए केस को किस तरीके से, दो तरीके से इस्तेमाल किया गया. केस हियर इज यूज्ड एज अ डबल मीनिंग. इट मीन्स बोथ द लॉ सूट, जो भी केस किया गया, जो भी केस फाइल किया गया अगेंस्ट दैट एयरलाइंस, plus it can also be sensed as the suitcase, the luggage that has been lost. तो एक बार दोबारा पढ़िए. I tried to sue the airlines for losing my luggage, I lost my case. ओके, सो दिस इज हाउ पन इज यूज्ड. एक ही वर्ड के कुछ एक से ज्यादा मीनिंग निकल कर आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और वो कंफ्यूजन और वो ह्यूमर ही पन कहलाता है. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हु रोट द पोम ऑन डेथ एंड विमेन वाइन एंड स्नफ?
ओके, ये पोइट्रीज किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर इज जॉन कीट्स. जॉन कीट्स begins the poem by asking whether death could be compared to sleep. तो जॉन कीट्स ने इस पोइट्री में ऑन डेथ में लिखा है कि क्या डेथ को स्लीप से कंपेयर किया जा सकता है. एंड दिस पोइट्री begins with these lines, on death कैन डेथ बी स्लीप व्हेन लाइफ इज बट अ ड्रीम. तो इस तरीके की खूबसूरत लाइंस के साथ इस पोइट्री की शुरुआत होती है कि डेथ को कंपेयर किया जाता है एक ब्यूटीफुल स्लीप से, एक पीसफुल स्लीप से. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्लिश पोएट दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड. ऐसा कौन सा पोएट है इनमें से जो कि इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करता है? तो आप देखिए, बाकी सभी पोएट्स, अलेक्जेंडर पॉप यस बिलोंग करते हैं, जॉन मिल्टन यस, एंड एस.टी. कॉलरिज यस. तो अब बच कौन सा पोएट जाता है? दैट इज विक्टर ह्यूगो. विक्टर मैरी ह्यूगो, जो कि इनका पूरा नाम था. ही वॉज अ फ्रेंच पोएट, नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ द रोमांटिक मोमेंट. ओके, लेट अस मूव फर्दर. अगर मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ तो आप प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए. आई विल ट्राई टू मेक the next further videos with a slower pace. Okay, the next one says, what is a funny poem of 5 lines called quartet, limerick, sextet और palindrome? इसका आंसर, इसका जवाब है लिमरिक. लिमरिक क्या होता है? लिमरिक एक ह्यूमरस पोएम होती है जिसमें 5 लाइन्स होती हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है. द फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ. These lines must have 7 to 10 syllables while rhyming and having the same verbal kind of rhythm. इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी आपको. जबकि थर्ड और फोर्थ लाइन कंपैरेटिवली छोटी होती हैं, इनमें 5 से 7 syllables होते हैं. तो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ लाइन्स में ज़्यादा syllables होते हैं, अराउंड 7 to 10, और थर्ड और फोर्थ में 5 to 7 syllables होते हैं. 1, 2 और 5 जनरली एक दूसरे के साथ राइम करती हैं. तो किस तरीके से लिमरिक वर्क करता है देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू. अब यहाँ देखिए, बेड, फेड एंड बेड अगेन. तो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ राइम कर रही है एक दूसरे के साथ और थोड़ी सी लॉन्ग है इन सब में सिलेबल्स. इसमें और इस लाइन में सिलेबल्स ज़्यादा हैं, जबकि ये लाइंस आपको देखने से ही लग रहा है थोड़ी सी छोटी हैं और बाकियों के साथ राइम भी नहीं कर रही. पढ़ते हैं इस लाइन को और देखते हैं क्या ह्यूमर है. There was an old man with a bed who said, it is just as I feared, 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my bed. बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है, रिटन बाय एडवर्ड लियर की. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कोई जोक और ह्यूमर काइंड ऑफ क्रिएट किया गया. एडवर्ड लियर इज द मोस्ट नोटेड राइटर्स ऑफ लिमरिक्स एंड इज क्रेडिटेड विद द राइज ऑफ देयर पॉपुलैरिटी इन 19th century. ही वॉज एन इंग्लिश आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर, म्यूजिशियन, ऑथर एंड पोएट एज वेल. तो आपको सिर्फ लिमरिक की जानकारी ही नहीं मिली, आपको एडवर्ड लियर के बारे में भी जानकारी काफ़ी हद तक मिल गई है. तो ये वीडियो आई थिंक अगर आप ठीक से देखते हैं, सब कुछ नोट करते हैं, तो काफ़ी फ्रूटफुल प्रूव होगा. तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18 W.H. Auden के बारे में है. हाउ डिड W.H. Auden डिस्क्राइब पोइट्री? तो W.H. Auden के बारे में जान लेते हैं. पहले तो W.H. Auden एक एंग्लो अमेरिकन पोएट थे एंड हिज पोइट्री वॉज नोटेड फॉर इट्स स्टाइलिस्टिक्स एंड टेक्निकल अचीवमेंट. W.H. Auden's work in many ways contradicts the romantic view that the poetry should be on emotional outpouring. जो भी romantic poetry को बहुत अच्छे से जानते हैं तो उसमें emotions को बहुत ज़्यादा importance दी जाती है. But according to W.H. Auden, poetry is a game of knowledge. तो ऑप्शन नंबर बी becomes the right answer. W.H. Auden आप दोबारा नोट कर लीजिए, एक एंग्लो अमेरिकन पोएट रह चुके हैं. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 19. इन व्हाट फॉर्म डिड डायलन थॉमस अंडर मिल्कवुड फर्स्ट बिकेम नोन? डायलन थॉमस की लिखी हुई एक पोइट्री, लिखा हुआ एक प्ले है ये, अंडर मिल्कवुड 1954 का प्ले है. एंड this was a radio drama by Welsh poet Dylan Thomas, commissioned by BBC के द्वारा ये प्रसारित किया गया था 1954 में. मैं ईयर भी लिख देती हूँ यहाँ पर, आप लोगों को आसानी रहेगी. एंड commissioned by BBC and later adapted for stage also. In this play, an omniscient narrator invites the audience to listen to the dreams and innermost thoughts of the inhabitants of a fictional small Welsh fishing village.
तो मैं उस विलेज का नाम भी आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। विलेज का नाम थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करता है। एक्चुअली दिस इज़ अ न्यू वर्ड बाय दिस राइटर ओनली। अगर आप इसको रिवर्स करके देखें तो शायद कुछ वर्ड बनता है। आप देखिए रिवर्स करके क्या बनता है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं तो इट साउंड्स लाइक लेग अप, ठीक है। लेकिन बगरल, अगर आप उसको सीधा पढ़ते हैं तो इट साउंड्स लाइक बगरल। तो वर्ड को सीधा या उल्टा पढ़िए, इट मेक्स अ काइंड ऑफ मीनिंग। उल्टा पढ़ने पर तो बिल्कुल एक डिफरेंट इनोवेटिव मीनिंग निकलता है इसका। एक ऐसा विलेज जिसको नाम दिया गया था डायलन थॉमस के द्वारा ही। डायलन थॉमस के प्ले अंडर मिल्क वुड में इस विलेज का नाम यूज किया गया था। मे बी आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में। इट इज LLAREGGUB। तो ये एक वर्ड है जो कि इन्वेंट भी किया गया था डायलन थॉमस के इस प्ले में एज द नेम ऑफ अ village. Let us move to the next question, question number 20. Question number 20 asks something about Aldous Huxley. Aldous Huxley was a poet but was better known as what? That is the question. Politician, dramatist, novelist or architect? Aldous Leonard Huxley was an English writer and philosopher, first I must tell you, and he wrote nearly 50 books. 50 बुक्स के आसपास इन्होंने लिखी हैं, बोथ नॉवेल्स एंड नॉन फिक्शन वर्क्स एज वेल एज वाइड रेंजिंग एसेज, नैरेटिव्स एंड पोम्स. ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड राइटर, बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स लाइक ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड अ नंबर ऑफ अदर एसेज. तो इनका सबसे फेमस नॉवल मैं आपको बता दूं, उसका नाम था ब्रेव न्यू वर्ल्ड. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, तो इसी वजह से इनको एज अ नॉवलिस्ट ज़्यादा जाना जाता है. दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी. तो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग मेनी अदर फॉर्म्स, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर दिस नॉवल एज अ novelist. So I'm ending this particular video here only. आप लोगों को काफ़ी एडिशनल नॉलेज मिली है. इस नॉलेज को भी प्लीज़ इस्तेमाल करिएगा अपने एग्जाम्स में. और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. You can also contact us at the given number. And you can move to the further part of the video, mock test number 3, by clicking the link given over here. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams once again.